बच्चों, इससे पहले हमने प्रश्न संग्रह 3.1 का 9वें प्रश्न तक देखा था हमने 9वें प्रश्न तक। आज हम 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? दी गई आकृति में रेख डी समांतर है जीएफ के, रेख डी समांतर है जीएफ के, किरण ईजी, ये किरण ईजी है तथा ये किरण एफजी। किरण ईजी और किरण एफजी क्रमशः कोण डीईएफ की समद्विभाजक है और डीएफएम की समद्विभाजक है। सिद्ध करना है हमें डीईजी आधा है ईडीएफ का और ईएफ बराबर है एफजी के। ईएफ बराबर किसके है? एफजी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके आधार पर जो प्रश्न में दिया गया है हम दत्त लिख लेते हैं। दत्त में क्या दिया गया है? दी गई आकृति में रेख डीएफ समांतर रेख जीएफ है, किरण ईजी तथा किरण एफजी क्रमशः कोण डीईएफ तथा कोण डीएफएम की समद्विभाजक है। ये हमने देखा, डीएफएम की समद्विभाजक एफजी और डीईएफ की समद्विभाजक ईजी। हमें सिद्ध करना है पहला, यहाँ पर कोण डीईजी आधा है कोण ईडीएफ का, डीईजी आधा है ईडीएफ का और ईएफ बराबर सिद्ध करना है एफजी को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दत्त में दिया गया है पहला वहां से शुरू करेंगे। वहां पे क्या है? सबसे पहले दत्त में क्या दिया गया है वो देखना है हमें, क्योंकि किरण ईजी यह कोण डीईएफ की कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है, उसको दो समान भागों में विभाजित करेगी, इसलिए यहां पर आ जाएगा कोण डीईजी बराबर होगा कोण जीईएफ। मतलब ये दोनों कोणों में से ये वाला कोण और ये वाला कोण आ जाएगा। यहाँ पर डीईजी बराबर हो गया कोण जीईएफ के, ये बराबर हो गया। अब हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर कोण समद्विभाजक के गुणधर्म से हमें डायरेक्ट ये मिल जाता है। मानते हैं, माना कोण डीईजी बराबर कोण जीईएफ बराबर एक्स। ये हमारा हो गया कथन नंबर 1। इस तरीके से हमने ये कथन नंबर 1 ले लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो हमें दिया गया है, दूसरे में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले रेखा दी गई है दत्त में, रेखा डी समांतर है रेखा जीएफ के। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग रेख डीएफ, यहां पर सॉरी रेख डी समांतर है, रेख डी समांतर रेख जीएफ तथा रेख ईएफ, इनकी तिर्यक रेखा है। इनकी क्या है? ये तिर्यक रेखा है। अगर ये इनकी तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा होने के कारण यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। कौन कौन से कोण? ध्यान से देखें। कोण डीईएफ मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है इस तरीके से ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया? कोण डीईएफ बराबर है इसके कोण जीएफएम के, जीएफएम के, इसके बराबर हो गया। अब डीईजी जैसे हमने लिया था, डीईजी बराबर था जीईएफ के, जीईएफ के बराबर था यहाँ पे। और डीईजी जो डीईजी था उसको हम जैसे यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, उन कोणों को कोणों के योग के गुणधर्म के
तो सबसे पहले ये ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जिसका मान दिया गया ये कथन नंबर 2 और ये हो गया संगत कोड, ये संगत कोड हो गया। अब कोणों के योग गुणधर्म से जो DEF है वो दो कोणों से बना है, इसीलिए कोण DEF बराबर कोण DEG प्लस कोण GEF, यहां पर होगा कोणों के योग गुणधर्म से, कोणों के योग गुणधर्म से, ये कोणों के योग गुणधर्म से। अब कथन 1 से मान रख लेते हैं इसमें, कथन 1 से मान रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, DEF बराबर एक्शंस प्लस एक्शंस, इसलिए कोण DEF बराबर 2 एक्शंस, ये कथन नंबर 3, कथन नंबर 3 हो गया। अब कथन 2 और 3 से यहाँ पर DEF है, ये DEF दिया है इसका मान, और इधर पे भी DEF है इसका मान, दोनों बराबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कथन 2 तथा कथन 3 से हमें क्या मिल जाएगा, कोण GFM बराबर 2 एक्शंस, ये कथन नंबर हमारा हो गया 4, ये 4 हो गया। GFM हमें क्या मिल गया, 2 एक्शंस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि GFM वाला जो कोण है वो भी दो कोणों से बना हुआ है, GFM और ये दोनों कोणों से बना हुआ है, तो उस आधार पर सबसे पहले हमें वो लिखना है दत्त में जो दिया गया था कि किरण FG, यहां पे लिखेंगे किरण FG, यह कोण DFM की कोण समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक है, ये भी दत्त है, प्रश्न में दिया था, यहां भी आप लिख सकते हैं दत्त। अब इसके आधार पर अगर ये FG इसका दोनों में है, ये वाला कोण, ये वाला दोनों कोण, ये कोण और ये कोण दोनों समान हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा, इसलिए कोण DFG बराबर कोण GFM, DFG बराबर है कोण GFM, DFG बराबर आ गया कोण GFM के। अब इसको दे सकते हैं कथन नंबर 5, यहां पर अभी देखेंगे इसमें GFM का मान कितना आ गया है, यहाँ पर GFM का मान कितना है, वो ये हो गया, और इधर पे GFM का मान कितना है, ये दोनों में ध्यान से देखना है, यहाँ पर GFM का मान इस तरीके से। तो कथन 4 और 5 से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कथन 4 तथा कथन 5 से, कथन 4 और 5 से हमें क्या मिल जाएगा, कोण DFG बराबर कोण GFM बराबर 2x, और ये हो जाएगा कथन नंबर 6। उसके बाद DFM जो है वो दो कोणों से बना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कोण DFM यह दो कोणों से बना है, DFG प्लस कोण GFM, ये हो गया। यहां पर हम कारण लिखेंगे कोणों के योग गुणधर्म से, ये हो गया। अब इसमें मान रख देंगे कोण DFM बराबर यहां पर 2x प्लस 2x,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण DFM बराबर 4x। ये हमें मिल गया कथन नंबर 7। ये हमारा हो गया कथन नंबर 7। अभी DFM जो है, DFM अगर देखा जाए तो इस तरीके से आकृति बनती है। ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर DFM है, यहाँ पर D, इधर पे E, इधर पे F, इधर पे M, ये बहिष्कोण है। DEF में DFM क्या है, बहिष्कोण है। तो यहाँ पर अगर ये बहिष्कोण है तो लिखेंगे कोण, चूंकि कोण DFM यह त्रिभुज DEF का बहिष्कोण है। ये बहिष्कोण हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण DFM का मान यह क्या हो जाएगा, दूरस्थ अंतःकोण। मतलब DEF प्लस मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EDF और EDF, इन दोनों कोणों के मापक हो। यहाँ पे लिखेंगे दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से इधर पे क्या हो जाएगा, DFM कितना है, 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4x। DEF कितना है, कथन 1 में जो हमने माना था DEF हमारा कितना हो गया, वहां पर DEF है 2x, यहाँ पर ये 2x। इसके बाद ये 2x है, इसलिए कोण EDF। अब इसमें से अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो आया कथन 7 तथा कथन 3 से, ये 7 और 3 से आया, इसलिए 4x में से अगर 2x घटा देते हैं हमें मिलता है कोण EDF। अब यहाँ पर बचा 2x बराबर हो जाएगा कोण EDF, ये हो गया। अभी ये 2x है, x का मान अगर चाहिए तो x का मान हमारा देखें कथन 1 में DEG है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कथन 1 से, कथन 1 से हमें क्या मिलता है, 2 गुणे DEG, x का मान DEG बराबर 1/2 कोण EDF, ये हो गया, सॉरी कोण EDF। अब ये इसको अगर हल करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा कोण DEG बराबर हो जाएगा 1/2 कोण EDF, ये हो गया। ये हमने पहला वाला जो हमें सिद्ध करना था, पहला वाला हमने सिद्ध किया, इस तरीके से पहला वाला कथन हमने सिद्ध कर दिया। अभी दूसरा वाला भी ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर, अब हम दूसरा सिद्ध करते हैं, ये वाला EF बराबर FG। यहाँ पर रेखा DE समांतर दिया है रेखा GF के, तो पहले वो लिखेंगे रेख DE समांतर है रेख GF के, इसके समांतर है GF के, तथा रेख EG इनकी तिर्यक रेखा है, EG इनकी तिर्यक रेखा है। अगर ये EG इनकी
ये दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पर EG तिर्यक रेखा है, ये वाला कोण ये DEG, मतलब अगर हम देखें तो ये वाला कोण रहेगा ये वाला कोण DEG और उसके बाद DEG, यहाँ पर DEG ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर है, DEG बराबर है EGF के, ये वाला कोण मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कोण DEG बराबर हो जाएगा कोण EGF, यहां पर हो जाएगा एकांतर कोण। ये एकांतर कोण हो गया। अभी EGF इस त्रिभुज का भाग है, लेकिन DEF में अगर कथन 1 से देखा जाए तो कथन 1 से क्या मिलेगा हमें? कथन 1 से हमें क्या मिलेगा? ये मान हम बदल सकते हैं। यहाँ पर जो DEG है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं GEF बराबर हो गया कोण EGF, ये हो गया। इसलिए त्रिभुज GEF में ये कोण दोनों बराबर हो गए। GEF बराबर कोण EGF, इसलिए क्या हो जाएगा? EF बराबर हो जाएगा FG के, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। रेखाखंड की सर्वांग क्षमता। रेखाखंड की सर्वांग क्षमता इस तरह से है, जैसे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से पहले हम रेखाखंड की सर्वांग क्षमता देखते हैं। किसी एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड पर रखने पर यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो दोनों रेखाखंड सर्वांगक्षम कहलाते हैं। जैसे किसी पेपर का हमने लंबाई वाला एक रेखाखंड काटा, उतने ही लंबाई का एक दूसरा रेखाखंड काटा, दोनों अगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं तो परस्पर वो एक दूसरे के सर्वांगक्षम होते हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ ऑफ AB बराबर हमें कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AB दिया है 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, ये दिया है, दोनों 6 सेंटीमीटर बराबर है। इसका मतलब लेंथ ऑफ AB बराबर हो गया हमारा यहाँ पर लेंथ ऑफ PQ के। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब रेख AB सर्वांगक्षम है रेख PQ की। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। अब रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता की तरह त्रिभुजों की भी सर्वांग क्षमता होती है। किसी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पे रखने पर, किसी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने पर यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम कहलाते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का किसी एक पेपर पर त्रिभुज बना लेते हैं और दूसरी जगह भी एक जगह बना लेते हैं। दोनों को अगर हम कट करके एक दूसरे पर रखते हैं, अगर पूर्णतः वो एक दूसरे को ढक लेते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ ऑफ AB, इसकी लंबाई लेंथ ऑफ AB बराबर लेंथ ऑफ किसके है? PQ, इसकी लंबाई ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद कोण भी दिया जा सकता है, यहाँ मैं भुजाओं के आधार पर बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ BC बराबर लेंथ ऑफ QR बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ AC बराबर लेंथ ऑफ PR, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर हैं। जैसे रेख AB, शुरुआत में संगम भुजाओं की जोड़ियां, रेख AB सर्वांगक्षम है रेख PQ के। फिर उसके
बाद रेख BC सर्वांशम है रेख QR के। फिर उसके बाद रेख AC सर्वांशम है रेख PR के। ये सर्वांशमता हम लिख सकते हैं और इन्हीं सर्वांशमता के आधार पर जब ये रेखाखंड सर्वांशम है अर्थात इनकी लंबाई समान है और ये पूर्णतः एक दूसरे के ढक लेते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं त्रिभुज सर्वांशम। जैसे अगर ये भुजाएं हैं, त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR। अब ये भुजाएं हैं तो भुजाओं के लिए हम लिखते हैं सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अगर कोण होते, यदि कोण है सर्वांशम तो क्या हो जाएगा, सर्वांशम सर्वांशम त्रिभुजों के संगत कोण। इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं स, फिर उसके बाद त्रि, फिर के संगत भुजाएं। वैसे ही शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है कोणों की सर्वांशमता। किसी, जैसे यहाँ पर हम भुजाओं का देखा वैसे कोणों का भी देख सकते हैं। त्रिभुज के अंदर किसी एक कोण को दूसरे कोण पर रखने पर यदि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं तो वे दोनों कोण सर्वांशम कहलाते हैं। कोण ABC बराबर 60 अंश है, कोण PQR बराबर 60 अंश है। दोनों कोण एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे, इसलिए ये दोनों कोण सर्वांशम है। जैसे मेजर कोण ABC बराबर मेजर कोण P त्रिभुजों की सर्वांशमता सिद्ध करने के लिए 6 विभिन्न प्रकार की एक संगतियां होती हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ऐसे दिए हैं तो हमने 6 बार ABC लिख लिया। अब जैसे ये PQR है, यहाँ पर PQR, अब Q से शुरू करते हैं QRP और फिर उसके बाद R से शुरू करते हैं RPQ। इस तरीके से ये 3 हमने लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर उल्टा लिखने का मतलब कि जैसे PQR लिखा हमने, P से शुरू किया तो यहाँ पर PQR, फिर QRP लिखा, फिर RPQ। अब इसका अगर उल्टा लिखते हैं, जैसे अलग अलग चेंज करते हैं उसकी कंडीशन, तो इसको अलग अलग करने के बाद जैसे PRQ 2 बार आ गया और वो दोनों कंडीशन पे अलग अलग आ जाते हैं। जैसे चेंज करने के बाद यहाँ पर हमने अगर जैसे शुरुआत में लिखा RQP, पहला इसका उल्टा RQP, फिर PRQ, फिर उसके बाद QPR। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हर जोड़ी में, जैसे यहाँ पर 2 बार P है, 2 बार R है, 2 बार Q, सभी में ये जोड़ियां मिलेगी। इस तरीके से 6 एकैकिक संगतियां होती हैं और 6 एकैकिक संगतियों में से किसी एक एकैकिक संगति से 2 त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम होते हैं। कंटिन्यू नहीं होगा क्या?